हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है, रविवार है और ख़ास प्रोग्राम वदूद साजिद साहब के साथ जो कानून की ख़बरें होती हैं उसका दिन है। ये बहुत ही पसंद किया जाने वाला कार्यक्रम है, चूँकि इसमें हिंदुस्तानी ज़बान में बहुत ही आसान तरीक़े से वो सब बताया जाता है जो कुछ अदालतों में हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि वदूद साजिद साहब का एक अपना यूट्यूब चैनल है, VNI व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल। उसका लिंक हम इस वीडियो के साथ नीचे दे रहे हैं, कमेंट्स में पिन किया हुआ है, यानी सबसे ऊपर आपको वो लिंक मिलेगा जिस पर आप वदूद साजिद साहब की और वीडियो देख सकते हैं। आज जो अहम मामला है वो ये कि कुछ अदालतों में मीडिया ट्रायल, यानी जब कोई कानूनी कार्रवाई होती है, मुकदमे की शुरुआत होती है, उसमें मीडिया एक नैरेटिव बनाता है, जानबूझ करके बनाता है, और ख़ास तौर पर मुसलमानों का मामला हो तो उसमें तो बिल्कुल जान लेने पे उतर जाता है। उसके ख़िलाफ़ कानून यह है कि जब पुलिस किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करती हो तो इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ चीज़ें आती हैं वो मीडिया में नहीं दी जा सकती, अदालत में पेश की जानी चाहिए, जिसके नतीजे में चार्जशीट भी तैयार होती है। लेकिन वक्त से पहले ही ऐसी ख़बरें लीक करना जो असली नकली बहुत किस्म की होती हैं, ये पुलिस जब अपना केस मजबूत करना चाहती है और अदालतों को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, तो उस दौरान जब एक्यूज़ आरोपी गिरफ़्तार होता है पुलिस कस्टडी में या जुडिशल कस्टडी में, तो उस वक्त बहुत सी चीज़ें वो मीडिया को लीक करती रहती है जो बिल्कुल गैर कानूनी है। उस मामले पर कई अदालतों में, हाई कोर्ट्स में ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिस पर अदालतों ने इसको काफ़ी अहमियत दी है। वदूद साजिद साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप हमें वक्त दे देते हैं हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली दंगों से मुताल्लिक, दंगे तो इसलिए कहने पड़ रहे हैं कि वो बताए जा रहे हैं दंगे, हालांकि एक तरफा हमले थे, उसमें किसी आरोपी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ खबरें लीक हुई और हाई कोर्ट ने सवाल किया पुलिस से कि ये ख़बरें लीक आपने की, उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद अब वो जो न्यूज़ नेटवर्क है, जो टेलीविज़न चैनल हैं, उनसे सोर्स पूछा है सरकार ने। तो जिसे कहते हैं मीडिया के उन लोगों के लिए धर्म संकट पैदा हो गया जो अब से पहले जो चाहते थे चलाते थे, और उन पुलिस वालों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी अब के बाद, जो जब चाहते हैं ख़बर लीक कर देते हैं ताकि अदालतों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। आज कुछ इंट्रोडक्शन लंबा हो गया, लेकिन ये समझाने की बात थी शुरुआत में। वदूद साजिद साहब, आप बताइए कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो ये हुक्म है कि आप सोर्स बताइए, चूँकि हम भी पत्रकार हैं और सोर्स बताने का हक़ या ना बताने की मजबूरी, ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं जर्नलिज़म के। अब इस मसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पहली मर्तबा शायद ऐसा हुआ है, चूँकि जब से मैं कानून की ख़बरें पढ़ रहा हूँ तब से पहली मर्तबा मुझे ये सामने आई है इस तरह की बात कि दिल्ली हाई कोर्ट ने या किसी भी हाई कोर्ट ने चैनल से या मीडिया इंस्टीट्यूशन से ही पूछा है कि आपने जो ये ख़बर लीक की है या छापी है, या इसका सोर्स क्या है, कहाँ से आपके पास आई थी। असल में आम तौर पर अदालतें इस तरह का सवाल नहीं करती मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, चूँकि ये बात आपने जो कही है वाकई अगर इस तरह की चीज़ें होने लगी तो मीडिया के लिए बड़ी मुश्किलात भी खड़ी हो जाएंगी, और फिर मीडिया का जो अपना एक इंडिपेंडेंट काम है वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेंड तो नहीं है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट को आखिर ये सवाल क्यों करना पड़ा। देखिए, आपने जैसा कि कहा कि मशरक़ी दिल्ली या ईस्ट दिल्ली के जो दंगे हुए, हालांकि वो एक तरफा हमले थे, लेकिन बहरहाल वो दंगों की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है कोर्ट्स में, तो हमें भी वही कहना है। तो इसी तरह का एक केस वहाँ आया था, और आसिफ तन्हा नाम का एक लड़का है जो जामिया का स्टूडेंट है, स्टूडेंट लीडर है, और CA के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट में उसने बड़ा हिस्सा लिया था। तो उसको, हालांकि उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है मशरक़ी दिल्ली के फसादात में,
लेकिन चूंकि सीए के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तकरीबन उन सभी को दिल्ली के दंगों में इम्प्लिकेट कर लिया गया है। यहाँ तक कि योगेंद्र यादव तक का नाम है, उमर खालिद का नाम है। तो आसिफ तन्हा चूँकि बहुत पेश थे, तो इनकी ज़मानत की दरख्वास्त लगी हुई थी। लेकिन जिस दिन इनकी ज़मानत की दरख्वास्त पर बहस होनी होती थी, उसी दिन कोई ना कोई ख़बर आ जाती थी। तो ये जो मामला है, ये ZTV का है। ZTV में इनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर आ जाती है, तो इनका कहना ये था कि साहब पहले इसी से निपटा जाए कि ये आखिर क्या है कि जब भी मैं अदालत में दरख्वास्त देता हूँ अपनी ज़मानत के लिए, तो कोई ना कोई ऐसी ख़बर आ जाती है कि जिससे मेरे केस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो पहले इसी से निपटा जाए, और ये लीक पुलिस कर रही है। तो अदालत ने पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि ये आखिर आप लोग कौन लीक कर रहा है, या आप लोग लीक कर रहे हैं, अगर तो क्यों कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये कहा कि साहब ये हम लीक नहीं कर रहे हैं। तो अब एक रास्ता ये भी था कि हाई कोर्ट उसकी बात को मान के आगे बढ़ जाती, और हाई कोर्ट उस पटिशनर से कहती है, आसिफ तन्हा से, कि भाई दिल्ली पुलिस इसको लीक नहीं कर रही है, और आपने जिसके खिलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है वो तो साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं है, और आगे चल जाती, जैसे कि आम तौर पर छोटी अदालतों का तरीक़ा होता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया, कहा कि फिर अगर दिल्ली पुलिस इसको लीक नहीं कर रही है तो फिर कौन कर रहा है। अब ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, इसको कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे इसको रेक्टिफाई किया जाए, कैसे पहुंचा जाए तह तक। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ZTV से ही सवाल कर दिया कि फिर आप ही बताओ सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है, आपके पास ये न्यूज़ कहाँ से आई। चूँकि ये लीक नहीं होनी थी, पब्लिक नहीं होनी थी, दिल्ली पुलिस मना कर रही है, दिल्ली पुलिस के अलावा किसी और के पास ये न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह के पुलिस डिस्क्लोजर बनाती है अपनी मर्जी से, फिक्शन भी लिखना नहीं आता, मेरा तो तजर्बा ये है, मतलब ये नकली कहानी भी ठीक से नहीं बना पाते। तो वो उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या उसकी टीम के अलावा वो इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो लीक नहीं कर रही। तो खैर अदालत जो पूछ रही है वो बहरहाल देखिए, अब अदालत ने बहुत अच्छा काम किया, अदालत ने इसका इंटरप्रेट नहीं किया, लेकिन हम लोग आपस में, हम जो कानून पे नज़र रखते हैं वो किसी भी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, और उस पर कोई पाबंदी भी नहीं है। हमारी नज़र में हमारा तज्ज़िया ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हुए दोनों एंटिटीज़ को फंसा दिया है। आम तौर पर हम लोग ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, हम जिनका बैकग्राउंड उर्दू या इंग्लिश है, हिंदी वाले ये काम करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन आज ये कहना पड़ रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों की गर्दन बुरी तरह जकड़ ली है, एक तरफ दिल्ली पुलिस की और एक तरफ ZTV की। अब ZTV को ये बताना है कि ये न्यूज़ उसके पास कहाँ से आई थी। अगर वो दिल्ली पुलिस के अलावा किसी और को सोर्स ऑफ न्यूज़ बताती है तो दिल्ली पुलिस फंसती है कि दिल्ली पुलिस के अलावा ये किसी और के पास होनी नहीं चाहिए थी। और अगर वो कहता है कि दिल्ली पुलिस ने दी है तो फिर तो है ही। तो दोनों तरह से दोनों की गर्दन फंसी हुई है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हम छोड़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको याद दिला दूँ, हमने मीडिया स्टार पे एक प्रोग्राम किया था लॉकडाउन के दौरान। 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेश हुआ था, मज़दूर जो सड़कों पे आ रहे थे और उनके लिए एक केस गया था, एक पटिशन डाली गई थी कि साहब आप कोई ऐसा हुक्म सादिर कीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो मज़दूरों के हक़ में कोई बहुत जल्दी कुछ इक़दाम करें, वरना ये मज़दूर सड़कों पे मर जाएंगे। तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, उसने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दो बातें कही जिन पे मैं आज आपको बता के फिर आगे बढ़ूँगा। एक तो ये कहा कि आज की तारीख़ तक, यानी 29 मई तक, दिन के 11:30 बजे तक पूरे मुल्क की किसी सड़क पर कोई मज़दूर नहीं है, जबकि ये इतना बड़ा झूठ था कि इस पे हंसाई जा सकता है। और हर दिन मीडिया में कवरेज आ रही थी। जी हाँ, तो एक तो ये और सुप्रीम कोर्ट ने इस झूठ को सुन लिया। बहरहाल एक जो दूसरी बात कही सॉलिसिटर जनरल ने, वो बहुत ख़तरनाक थी और वो बहुत ही बेइज्जती वाली थी। उसमें अदालत की तौहीन का पहलू था और जो हाई कोर्ट्स हैं पूरे मुल्क में, मैं बताऊंगा कि हाई कोर्ट की क्या अहमियत है। जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी तौहीन थी। तुषार मेहता ने यह कहा कि ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रही हैं, यानी मुतवाज़ी गवर्नमेंट चला रही हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का झूठ
था और इल्ज़ाम था बिल्कुल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पर। हाई कोर्ट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होती हैं, यानी अगर किसी हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाता है तो वो लॉ बन जाता है, वो कानून होता है। तो उस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुल्क की 19 हाई कोर्ट्स में मज़दूरों का इशू चल रहा था, और मज़दूरों का ही नहीं, तबलीगी जमात का इशू भी चल रहा था। और जो चैनलों ने तबलीगी जमात के बहाने गुंडागर्दी मचाई और आतंक मचाया, मैं तो ये कहूँगा, उनके ख़िलाफ़ भी हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे। तो 7 हाई कोर्ट्स फैसला दे चुकी थी, बहुत अच्छा फैसला दे चुकी थी, जिनमें गुजरात हाई कोर्ट भी शामिल थी। तो उस पर तुषार मेहता ने ये बात कही। तो हम तो यही ख्वाहिश रखते थे कि सुप्रीम कोर्ट को, जो चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच सुन रही थी, उनको फ़ौरन उनकी ज़बान रोकनी चाहिए थी, उनको पकड़ना चाहिए था कि ये क्या आप कह रहे हैं, ये अदालतों की तौहीन कर रहे हैं और हमारे सामने कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम हाई कोर्ट्स की प्रोटेक्टर है, सारी हाई कोर्ट्स की डिग्निटी की उसको प्रोटेक्शन देना ही है, वो तो कानूनी जाहिर है, वो उन्हीं के ऊपर की सुप्रीम अदालत जो है, सबसे बड़ी अदालत, जाहिर है वो स्टेट्स की सबसे बड़ी होती है, ये मुल्क की सबसे बड़ी होती है। तो मज़दूरों का मामला जहां 19 हाई कोर्ट्स में चल रहा था और 7 हाई कोर्ट्स ने अच्छे फैसले दे दिए थे, जिससे मुतासिर होकर तुषार मेहता ने ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी तरह का अब है मामला, उसी तरह की सिचुएशन अब है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस वक्त 2 इशू पर ख़ास तौर पर जो है मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में मीडिया ट्रायल के मामला चल रहे हैं। उनमें एक रिया चक्रवर्ती का मामला है जो सुशांत सिंह केस से जुड़ी हुई हैं। उनको तो उनकी डिग्निटी को इतना बर्बाद किया गया कि अभी तक बादियुन नज़र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इन पर कोई केस नहीं बनता और उनको ज़मानत दी गई है, लेकिन वो 1 महीना जेल भी रह कर आ गई, उसकी डिग्निटी बर्बाद हो गई, उसका करियर बर्बाद हो गया इन्हीं चैनलों की वजह से। तो एक तो इसके ख़िलाफ़ केस चल रहे हैं और एक चल रहे हैं तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं और मुसलमानों को जो बदनाम करने की मुहिम चलाई है चैनलों ने, एक उनके ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं, उसमें भी अच्छे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी। तो इसी तरह की सिचुएशन अब है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ बहुत मुख्तसर सा कि किस किस कोर्ट में चल रहा है। केरला हाई कोर्ट में इसी तरह का एक केस था और केरला हाई कोर्ट ने, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ संडे में ये रिलीज़ हो रहा है, तो 2 दिन पहले केरला हाई कोर्ट ने वहाँ का एक लोकल चैनल है उसको सख्त वार्निंग दी है, और न सिर्फ उसको, तमाम चैनलों को कहा है, और ये कहा है कि रीड आर्टिकल 24। अच्छा, ये मुझे भी मालूम नहीं था, जाहिर है कि मैं कोई वकील तो नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 24 पढ़िए। अब आर्टिकल 24 जब आप पढ़ते हैं तो वही बात आती है जो काज़मी साहब ने शुरू में कही कि जब तक आपके ख़िलाफ़ FIR हुई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, चार्जशीट अभी नहीं बनी है, तो अभी चार्जशीट बनने तक, और जब तक वो चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने ना चली जाए, तब तक मीडिया को उस पर बात करने का कोई हक़ नहीं है। यानी ख़बर मीडिया दे सकता है कि अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अब चार्जशीट बन गई है, अब मजिस्ट्रेट के सामने लग गई है। जब मजिस्ट्रेट उसका संज्ञान ले ले और कह दे कि हाँ अब केस चलेगा, फ़र्द जुर्म आयद करना कहते हैं इसको, उसके बाद मीडिया को आज़ादी है कि वो अपना एनालिसिस कर सकता है कि भाई ये चार्जशीट है और ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक हद है, बहुत आगे नहीं जाना। 2 मामले हुए, तीसरा मामला काज़मी साहब ने बता ही दिया, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली दंगों का। चौथा मामला मैं आपको बताता हूँ कि सुशांत राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट दायर की है जिसमें अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ 200 करोड़ के हर्जाने का दावा किया है, और ये कहा है कि आप अपोलॉजी भी करें, माफ़ी भी मांगें, 200 करोड़ रुपए अदा करें, यानी वो अलग है। तो उसको नोटिस भी इशू हो गया है। ये बहुत बड़े मामलात हैं जो हो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी का जिक्र आया तो मैं 3-4 चीज़ें अर्नब गोस्वामी के ताल्लुक़ से बता दूं, फिर मुझे बॉम्बे हाई कोर्ट पे आना है जो बहुत ही अच्छा वहाँ आज प्रोसीडिंग हुई है 2 दिन पहले। अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कई जगह केसेस चल रहे हैं और अब लगता नहीं है कि वो आसानी से बच जाएंगे, अब वो फंसते जा रहे हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी क्या करते हैं, अगर उनको बॉम्बे पुलिस का एक छोटा सा पुलिस वाला भी कोई फ़ोन कर देता है तो वो भाग के सुप्रीम कोर्ट आते हैं कि मुझे इस फ़ोन से बचाइए और ये फ़ोन इसने गलत किया। तो मैंने इस पर सवाल, तो उन्हें उम्मीद रहती है कि सुप्रीम कोर्ट में ही उन्हें कुछ मिल सकता है, हाई कोर्ट में शायद ना मिले। हाँ, चूँकि उनको राहतें मिली हैं,
उनको राहतें मिली हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ऐसी बात कही जा रही है। तो मैंने फ़ौरन सवाल उठाया था अपने ट्विटर पर और मैंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि अगर अर्नब गोस्वामी मुंबई पुलिस के एक छोटे से नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, वहाँ की हाई कोर्ट को बाईपास करके, तो मैं या मेरे जैसा कोई गरीब आदमी क्यों नहीं आ सकता। और सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी का ये केस टेकअप किया तो बताना पड़ेगा कि क्या मेरे जैसा गरीब आदमी भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। नहीं आ सकता, क्योंकि डॉक्टर कफील का मामला सामने है आपके, 7 महीने के बाद जेल से आया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, और सुनवाई भी की तो यही कहा हैबियस कॉर्पस में कि गो टू इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजा। तो एक जिसकी जान पर बनाई हुई थी, जहाँ जान का माल का इशू था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई न करके हाई कोर्ट भेजा, और यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बार बार अर्नब गोस्वामी आता है और रिलीफ ले जाता है। ऐसे कई केसेस हो चुके हैं, उनको बताने का मौका नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई, और सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच थी, उसने बहुत अच्छी बात कही, सुनवाई से पहले ही कह दिया और अर्नब गोस्वामी से कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट को कैसे बाईपास कर सकते हैं, और हमारी हाई कोर्ट में यकीन रखिए, और हम अपनी हाई कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट ने पेंडेमिक के दौरान भी काम किया है, वापस जाइए और बॉम्बे हाई कोर्ट से आप रुजू कीजिए अगर आपको करना है। तो बहुत सख्त सुनाई गई। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट ने और कह दी एक्स्ट्रा, इजाफी, कि ये टेंडेंसी चली हुई है कि पुलिस कमिश्नर्स जो हैं वो मीडिया को इंटरव्यू देने लग जाते हैं। तो मिलॉर्ड, यहाँ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसी तरह के और भी मामलात हैं, यही बात आप मीडिया पर भी लागू कर सकते हैं। आखिर मीडिया क्यों करने लग जाता है ये काम, जब आर्टिकल 24 मौजूद है। और जब आर्टिकल 24 क्या है exactly? मैंने बताया कि आर्टिकल 24 ये है कि जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस केस की मीडिया वाले एनालिसिस नहीं कर सकते, जब तक चार्जशीट उसकी बाल की खाल नहीं निकाल सकते, अपनी बात नहीं बता सकते। इसी तरह जब तक चार्जशीट न बन जाए, मजिस्ट्रेट उस चार्जशीट को एक्सेप्ट न कर ले, कॉग्निजेंस न ले, तब तक आप मीडिया ट्रायल तो खैर गलत ही है, एनालिसिस भी नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 24 कहता है। अच्छा अब मैं एक चीज़ बता दूं इससे पहले कि काजमी साहब दूसरा सवाल करें। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाला ही, उस पर बहुत ही शानदार जो है ऑब्जर्वेशन आई हैं, बस वो बता के मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उसमें ये कहा गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई सारे सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट को पोज किए थे, और ये कहा था कि ये इतना पूरे मुल्क में चल रहा है कि कोई भी चैनल वाला किसी की भी रेपुटेशन ख़राब कर देता है। और हाई कोर्ट ने ये सवाल किया कि अगर 1 महीने या 1 साल के बाद वो आदमी क्लीन चिट उसको मिल जाती है और वो जुर्म उसका साबित नहीं होता, तो जो रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी उसकी, जिसको बनाने में सालों लगे थे, वो आप कैसे वापस करेंगे। तो आखिर मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट कई दिन से ये सवाल कर रही है, कई दिन से सुनवाई हो रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बार बार एक सवाल कर रही है कि जिस तरह प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया के लिए है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए क्या कोई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जा के झूठ बोलती है कि हाँ साहब है। मैं आज आपको असल बात यही कहना चाहता था कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट हाई कोर्ट्स में फंसी हुई है और झूठ पर झूठ बोल रही है। तो आखिर में बॉम्बे हाई कोर्ट में जब झूठ चला नहीं, तो जुमे के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के थ्रू हाई कोर्ट के सामने सजदा कर लिया, यानी झुक गई और हथियार डाल दिए, और कहा, बाकायदा ये कहा सॉलिसिटर जनरल ने, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, कि आई बो डाउन बिफोर यू मी लॉर्ड, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, हथियार डालता हूँ, झुकता हूँ, और मैं ये बात जो आपने कही है अपने डिपार्टमेंट से बताऊँगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, बस थोड़ी सी बता देता हूँ चूँकि टाइम ज़्यादा हो गया। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ी झाड़ लगाई कि आखिर इन चैनलों पे आप क्यों नहीं पाबंदी लगाते, और बड़े सख्त सवालात किए। उनमें से एक तो यही था कि किसी की रेपुटेशन ख़राब होती है तो उसका क्या आपके पास क्या कंपनसेशन है, फिर हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती टीवी चैनलों के ख़िलाफ़, और आखिर लाइसेंस कब जब्त किए जाते हैं, क्या उसकी शर्तें हैं, क्या रीज़न है कि आप लाइसेंस जब्त करोगे, अगर ये नहीं है तो फिर कब होगा। और से कहा कि कितने आपने अब तक लाइसेंस जब्त किए हैं ज़रा बताओ, तो बगले झांकने लगे सॉलिसिटर जनरल एडिशनल। उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताऊंगा। अब हुआ हो तो बताएं, सुदर्शन तक के ख़िलाफ़ तो कर नहीं पाए, और किसके ख़िलाफ़ क्या करेंगे। इसी तरह से
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या कर रहे थे काजमी साहब, मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट्स पढ़ के सुना रहे थे। तो बहुत सारा टाइम उन्होंने ले लिया। तो आखिर में हाई कोर्ट ने ये कहा, चीफ जस्टिस की बेंच थी, कहा कि आप हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले अगर इसलिए सुना रहे हैं कि आप हमें हमारी ड्यूटी याद दिलाएं, तो हम वी आर वेरी मच अलाइव, हम अच्छी तरह बाखबर हैं, हम जिंदा हैं, हमें पता है, हमें ना आप बताइए। तो देखिए कितनी सख्त झाड़ पड़ी है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा कि हमें अच्छी तरह पता है कि हमें क्या करना है, आप हमें हमारी ड्यूटी ना बताएं। इसी तरह कहा कि हम लेजिस्लेशन को कानून बनाने की हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन हमें मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं। यानी अदालत को इतना सख्त गुस्सा है चैनलों के रवैये पर और सरकार के रवैये पर कि वो चैनलों को रोक नहीं रही है कि अदालत कोई ना कोई फैसला सख्त किस्म का देना चाहती है। तो बस, और हाँ एक बात जो अदालत ने बहुत अहम कही, जिसमें मैं बता के अपनी बात रोकूंगा, अदालत ने ये कहा कि हम अपने आप को आज पब्लिक की जगह रखकर तब आपसे बात कर रहे हैं। यानी कितना दुख महसूस कर रही है अदालत। और आखिर में ये कहा, जब NBSA जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है, उसके वकील ने कहा कि साहब हमने 2004 से 2010 के दौरान 180 ऑर्डर पास किए हैं चैनलों के खिलाफ। तो अदालत ने ये सवाल किया कि 2010 के बाद बताओ। जी। एक तो वो, दूसरे अदालत ने ये भी कहा कि हाँ हमें मालूम है कि ऑर्डर पास हुए हैं, मगर खाली एडवाइजरी और वार्निंग दी गई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो आखिर में फिर जब देखा कि गर्दन फंस रही है, तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने, यानी जो एक तरह से हुकूमत है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कहा कि आई बो डाउन मी लॉर्ड, मैं आपके सामने झुकता हूँ, सजदा करता हूँ और आपकी बात मानता हूँ सर आंखों पर, आपने जो कहा, और मैं अपने डिपार्टमेंट से यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी बात कह दूँगा। ये सुनवाई कल भी होगी यानी मंडे को, और देखें इसमें अब क्या आता है। अच्छा, बहुत ही दिलचस्प पहलू है जो कि अर्नब गोस्वामी का जिक्र आपने किया और कई हाई कोर्ट्स में वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी बीच में एक TRP वाला मामला भी आया। जी। और TRP को किस तरह से मैनिपुलेट किया है अर्नब गोस्वामी जैसे चैनलों ने, उस पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और अभी वो उस सिस्टम को भी रोक दिया गया कि ये TRP जो कुछ बताई जाती है इसको बंद करो कुछ हफ्ते के लिए। तो ये जिस तरह से एक हफ्ते में सबसे बड़ा चैनल कहने का दावा उन्होंने किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। और मैं तो रिपब्लिक के बारे में बहुत शुरू से कहता हूँ कि वो एजेंसियों के ज़रिए और कुछ विदेशी ताकतों के ज़रिए वो चैनल चलाया जा रहा है। तो अब क्या लगता है, अगर TRP वाले मामले में ये चैनल फंसे तो गोदी मीडिया आखिर कहाँ जाएगा, जो अब तक सरकार को सपोर्ट करता रहा झूठे किसी भी तरह से। अब ये रिपब्लिक अगर फंसता है तो जाहिर है और चैनलों के लिए भी मुश्किल होगी। आपको क्या लगता है कि गोदी मीडिया का फ्यूचर क्या है इसमें? देखिए, गोदी मीडिया का फ्यूचर बहुत ख़राब है, चूँकि हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट बहुत जो है मुतहर्रिक हो गई हैं, फ़ाल हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। एक बात जो मीडिया ट्रायल पर भी और TRP पे भी अब मामला TRP पर, अब ये जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को वापस भेजा, ये दरअसल TRP पे था। TRP स्कैम में इनको पुलिस कमिश्नर ने, बॉम्बे पुलिस कमिश्नर ने बुलाया है अपने सामने, और 3 ऑफिशियल्स की ड्रिलिंग हो चुकी है, पूछताछ खूब हो चुकी है गहन। अब अर्नब गोस्वामी का नंबर है, 2 एडिटर गिरफ्तार हो चुके हैं दूसरे चैनलों के, इनका भी नंबर आ सकता है। एक बात, दूसरी बात यह है कि जिन धाराओं में इनको नोटिस दिया गया है और TRP स्कैम के तहत अगर इनके खिलाफ केस चला और ये मुजरिम करार पाए तो 7 साल की जेल हो सकती है। एक चीज़, दूसरे इनको एक और लेटेस्ट नोटिस मिला है, बॉम्बे पुलिस ने इनको एक नोटिस दिया है आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 108 ये कहता है, अगर कोई गुंडा होता है इलाके का, उसको बुलाकर ये कहा जाता है कि आप एक बॉन्ड भर के दो कि आप आइंदा ये हरकतें नहीं करोगे, तो वो 1 साल के लिए होता है। इसको कहते हैं कि हुस्न सलूक का पाबंद करना। तो जाके उसको दस्तावेज आमतौर पर मुचलका कहते हैं। तो आर्टिकल 108 में इनको जाकर एक बॉन्ड पे साइन करने हैं, और 1 साल तक अगर इन्होंने अपने चैनल पर गुंडागर्दी मचाई तो इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। और वो एक्शन 2 तरह के हैं, या तो 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा या इनको जेल होगी।
तो ये पूरी तरह से फंस गए हैं। गोदी मीडिया का फ्यूचर बहुत ख़राब है। जी न्यूज़ का मैंने आपको बता ही दिया। तो यही 3-4 चैनल हैं जिन्होंने तबाही मचा रखी है, आफत उठा रखी है, आसमान सर पे उठा रखा है। रिपब्लिक और टाइम्स नाउ असल में और मुल्क जी को न्यूज़ तोड़ने का काम कर रहे हैं, मुल्क को तोड़ने का काम कर ये रहे हैं। मुल्क को तोड़ रहे हैं, आपस में कम्युनिटीज़ के बीच में नफरत फैला रहे हैं, सरकारों के खिलाफ जो है लोगों को भड़का रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि जो हम जैसे इंसाफ चाहने वाले लोग हैं, जब हमारी बात सरकार भी नहीं सुनेगी, ये चैनल भी नहीं उठाएंगे, तो आखिर फिर हमारे दिलों में भी नफ़रत कदूरत बढ़ेगी। तो ये सरकार के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इनका साथ न दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने बहुत ही तफसील से बताया कि किस तरह से मीडिया ट्रायल के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स काफ़ी एक्टिव हैं, सुनवाई हो रही है, और उसके अलावा जिस तरह से मीडिया ट्रायल वाला मामला है वो भी अदालतें बहुत सख्त होती जा रही हैं। उधर टीआरपी के मामले में गोदी मीडिया फंस रहा है, तो कई तरफ से जाल फंसता चला जा रहा है उनके ख़िलाफ़ जो मुसलसल नफ़रतें फैलाने का काम करते रहे हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत ही अहम मौका है गौर करने का, समझने का, और ये भी समझने का कि आखिर मुल्क का फ्यूचर क्या हो। क्या अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो अपना काम इसी तरह से करते रहें, या इस पर कहीं रोक भी लगे। बहुत बहुत शुक्रिया वदूद साजिद साहब, आपने वक्त दिया। और आखिर में मैं फिर याद दिला दूं, वदूद साजिद साहब का अपना एक YouTube चैनल है VNI व्यूज़ नेटवर्क इंटरनेशनल, उसका लिंक हमने आपको यहाँ कमेंट्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा, उसमें लिंक है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।